Now, when you look at the children's song by J.R. Kipling, the first stanza, it says, Land of our birth, we pledge to thee, our love and toil in the years to be, when we are grown and take our place as men and women with our race. ओके सो फर्स्ट स्टेंजा में वो कहता है कि लैंड ऑफ आवर बर्थ, मतलब जिस देश में, जिस जगह पे, जिस धरती पे हमारा जन्म हुआ है, हम ये प्लेज लेते हैं। दी का मतलब है यहाँ पे यू। पहले लिटरेचर में यही टर्म्स यूज होते थे यू एंड यूअर के लिए। ओके, दी, दाई, ठीक है, टी एच वाई, दाई एंड दी, ये टर्म्स यूज होते थे और यही टर्म्स का यूज जो है इस पोम में भी हुआ है। सो फर्स्ट लाइन में पोएट कहता है कि जो मैं हमारे बर्थ का देश है, जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, हम ये उस धरती की सौगंध लेते हैं, ये प्रण लेते हैं, ये निश्चय करते हैं, आर लव एंड टॉयल इन द ईयर्स टू बी, आने वाले सालों में, ठीक है, यानी कि आने वाले समय में जो हमारा प्यार और टॉयल मतलब कि हार्ड वर्क, ठीक है, जो हमारी कड़ी मेहनत होगी वो हमारे देश के लिए होगी। वेन वी आर ग्रोन एंड टेक आर प्लेस, ग्रोन मतलब बड़े हो जाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज पे रीच कर जाएंगे, एंड टेक आर प्लेस एज मेन एंड वुमेन विद आर रेस, ठीक है, रेस मतलब अपनी जो भी संप्रदाय है, ठीक है, ह्यूमंस जिस तरह के जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, उसी तरह से जब हम भी बड़े हो जाएंगे और जो जो रिस्पेक्टिव काम हम चूज करेंगे वो करेंगे, तो हम जो है एक प्रण लेते हैं अपने देश के लिए। ओके, सो द फर्स्ट स्टैंजा itself states that the poet urges the children of his nation to take a pledge. Next, Father in heaven who lovest all, oh help thy children when they call, that they may build from age to age an undefiled heritage. Okay, so कहता है कि फादर इन हेवन मीन्स द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है, भगवान को वो कहता है, हु लवेस्ट, जो सभी को प्रेम करते हैं, ठीक है, सभी ह्यूमंस को एक साथ प्रेम करते हैं, हु हेल्प दाई चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, दाई एज आई सेड इज रिलेटेड टू योर, ठीक है, सो आपके बच्चों की जो है हेल्प करो जब वो पुकारते हैं, मतलब कि जब भी जो है इस वर्ल्ड में, इस लैंड पे रहने वाले लोगों को आपकी जरूरत पड़े, भगवान की जरूरत पड़े, तो वो उन्हें हेल्प करे। दैट दे में बिल्ड फ्रॉम एज टू एज, एज टू एज मीन्स एक समय से दूसरे समय, सदी दर सदी, साल दर साल, ठीक है, सेंचुरी बाय सेंचुरी, ठीक है, डिफरेंट एजेस की बात कर रहा है यहाँ पोएट। कह रहा है एन अनडिफील्ड हेरिटेज, हेरिटेज होती है धरोहर, कोई ऐसी चीज जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास ऑन हो रही है, और यहाँ पे वो कैसी हेरिटेज चाहता है, ऐसी हेरिटेज जो कि प्योर हो, जो कि एकदम शुद्ध हो, बहुत बढ़िया हो, मतलब जिसमें बुराइयां ना हो, बहुत कुछ हो अपने आने वाली जनरेशन को देने के लिए, जो कि बिल्कुल भी पॉल्यूटेड ना हो। सो सेकेंड स्टेंजा में मेनली पोएट बात कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा गॉड जो है वो हेल्प करें अपने बच्चों को, ताकि वो आने वाले समय में अपने देश के लिए अच्छा कर पाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बहुत अच्छा छोड़ कर जा सके। Teach us to bear the yoke in youth with steadfastness and careful truth, that in our time thy grace may give the truth whereby the nations live. So वो कहता है teach us to bear the yoke in youth. yoke होती है यहाँ पे मतलब है जिम्मेदारी से, ठीक है, वैसे जैसे मशाल होती है वो एक आगे चलने वाला जो है उसे लिए जा रहा होता है, कुछ उसी तरह से पोएट भी कहता है कि हमें सिखाएं, भगवान को कहता है अब कि हमें सिखाएं कि हम यूथ में ही, मतलब वो एज जब हम संभल रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं अपना एम, सो तभी से ही हम जो जिम्मेदारियां हैं अपनी वो समझ के चलें, संभल के चलें, विथ स्टेडफास्टनेस एंड केयरफुल ट्रूथ। स्टेडफास्टनेस है यहाँ पे दृढ़ता, ठीक है, पक्का मन बनाकर, वो डिगे नहीं, कोई भी परेशानी आए तो अपना जो एम है उसको छोड़े नहीं कभी भी, एंड केयरफुल ट्रूथ। केयरफुल ट्रूथ का मतलब, ट्रूथ तो सच होता ही होता है, केयरफुल ट्रूथ का मतलब है ऐसा सत्य जिसमें किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, किसी के लिए कुछ बुरा ना हो, ऐसा सत्य।
ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बात कहता है, शब्द बहुत थोड़े यूज किए हैं पोएट ने, बट एक एक लाइन में बहुत ही ज्यादा डेप्थ है। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, हर शब्द में, हर सेंटेंस में एक बहुत डीप मैसेज है जो कि पोएट कन्वे कर रहा है। सो वो कह रहा है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यूथ से ही संभालना सिखाओ, ताकि हम दृढ़ता के साथ और अडिग सत्य के साथ, एकदम सच्चाई के साथ हम आगे चलें, कि हमारे समय में आपकी ग्रेस के द्वारा, ठीक है, भगवान की कृपा के द्वारा ऐसा सत्य मिले जिसमें कि हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है वो जिए। मतलब कि लिव का मतलब यहाँ पे है कि वो प्रॉस्पर करे, बहुत ज्यादा खुशहाली आए, अच्छे से आगे बढ़े। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेशंस लिव हियर। In the next stanza now the poet says, teach us to rule ourselves always, controlled and cleanly night and day, that we may bring if need arise no maimed or worthless sacrifice. अब नेक्स्ट में वो नेक्स्ट हेल्प मांगता है भगवान से कि हमें टीच करो कि हम अपने आप को हमेशा जो है वो रूल करें, यानी कि अपनी बुराइयों पे भी हमेशा जीत पाए। कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे, दिन रात, यानी कि हर समय, कोई सा भी समय हो, कोई सा भी वक्त हो, कितनी ही परेशानी हो, चाहे हम कंट्रोल्ड रहें अपने आप में और क्लीन रहें। क्लीन का मतलब ये नहीं है फिजिकली क्लीन, मेंटली क्लीन से मतलब है पोएट का यहाँ पे, दैट वी मे ब्रिंग इफ नीड अराइज, इफ नीड अराइज, अगर जरूरत पड़े तो हम भी कर सके, नो मेम्ड और वर्थलेस सेक्रीफाइस। ठीक है, वर्थलेस जिसका कोई मूल्य ना हो, बेकार में ही, और मेम्ड जो कि बुझे मन से किया गया हो, ठीक है, आधा अधूरा सा। तो कुछ भी ऐसा काम ना करें, ऐसा कार्य ना करें जिसमें कि जो कि देश के काम ना आए, या देश पर किसी भी तरह का हम कुछ करें तो उसका एहसान ना जताएं। Whatever we do it for the good of our nation. So in the next two paragraphs now, the poet urges children to be truthful, to be good for their nation. Okay. In the next stanza now, the poet says, teach us to look in all our ends on thee for judge and not our friends, that we with thee may walk uncowed by fear or favor of the crowd. Okay? तो अब वो कहता है कि हमें जो है ये सिखाएं कि हम देखें हर एक अपनी जरूरत को। ऑल आर एंड्स का मतलब है किनारे नहीं, ठीक है, ऑल आर एंड्स का मतलब है जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, हम उन सबको जो है एक नजर से देखें, हर प्रकार से उनका ठीक यूटिलाइजेशन करें। ऑन दी फॉर जज एंड नॉट आर फ्रेंड्स, ठीक है, और अपना कुछ भी करें तो हम आप ही को जज माने, भगवान को ही जो है अपना जज माने, कर्ता माने, और अपने दोस्तों को नहीं। ठीक है, यानी कि कुछ अच्छा या बुरा कर रहे हैं, कभी कभी कोई पर्सन एज अ पर्सन आपको कहेगा कि ये अच्छा काम है, वेयर एज एथिकली वो काम गलत भी हो सकता है। तो ऐसी किसी सिचुएशन में हम लोगों को नहीं, क्योंकि लोगों के जो मत हैं, जो उनके विचार हैं, वो बदलते रहते हैं, लोगों को ना देख करके, उनके व्यूज के अकॉर्डिंग वर्क ना करके, जो भगवान ने कुछ हमें रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करें, that we with thee may walk uncowed by fear or favor of the crowd। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट कहता है कि हम जो हैं आपके साथ, यानी कि वो प्रभु को ही बुलाते हैं, भगवान को ही बुलाते हैं कि हम आपके साथ जो है चलें, बिना डरे, अनकाउट, बिना डरे, विद द लॉट ऑफ करेज। ठीक है, इस बात से डरे बिना कि कोई क्या कहेगा या कैसा सोचेगा, बाय फियर और फेवर ऑफ द क्राउड। ठीक है, ना डर हो ना फेवर हो। ठीक है, तो यानी कि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज है जहां पे आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप इम्पार्शियल हो सके। ठीक है, so the gist of this whole stanza is that the poet wants the future children to be impartial in whatever they do and surrender everything to God and not people। जो भी कर रहे हैं आप भगवान को समर्पित करें, और लोगों से डरे बिना, उनके मत की परवाह किए बिना ही चले, एकदम इम्पार्शियल होके, बिना किसी तरह के पक्षपात के। Now in the third last stanza of the poem, the poet says, teach us that cannot see,
by deed or thought to hurt the weak, that under thee we may possess men's strength to comfort men's distress. ओके, तो कहता है कि हमें ये स्ट्रेंथ दो कि हम ना ढूंढें, ठीक है, कैन नॉट सीक, सीक मतलब ढूंढना, ठीक है, कहीं खोजना ऐसी चीज, बाय डीड और थॉट, डीड मतलब कार्य कुछ करने से, थॉट मतलब विचार, किसी भी हमारे काम में या इवन किसी भी हमारे विचार में हम किसी वीक को हर्ट करें, दुख पहुंचाएं, ठीक है, वीक जरूरी नहीं है कोई फिजिकली वीक हो, ठीक है, कोई मेंटली वीक भी हो सकता है, कोई पुअर भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अदरवाइज एब्सोल्युटली फाइन है बट आपकी नीड में है, ठीक है, उस समय उसको भी एज वीक ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, सो ना करो, ठीक है, किसी को भी परेशान ना करो, दैट अंडर दी वी में पोजेस, ठीक है, कि आपकी शरण में, ठीक है, हमें स्ट्रेंथ मिले, मेन स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मेन डिस्ट्रेस, ठीक है, हमें वो स्ट्रेंथ मिले ताकि हम जो इंसान में हमारे ऐसी स्ट्रेंथ हो, ऐसी ताकत हो कि हम दूसरों के डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी, ट्रबलसम टाइम, परेशानी भरे वक्त में भी उनको तसल्ली दे सके, ठीक है, सो अब यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, अच्छाई मांग रहा है अपने हर एक काम में, स्ट्रेंथ मांग रहा है, ताकत मांग रहा है भगवान से कि वो किसी को भी दुख ना पहुंचाए और उनको परेशानी के समय में हेल्प करे. Now, second last stanza, the poet now says, teachers delight in simple things and mirth that has no bitter springs. Forgiveness free of evil done and love to all men neath the sun. या नीच जो रख रखा है उसका मतलब है beneath, ठीक है, मतलब कि नीचे, ओके, सो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, टीचर्स डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी, ठीक है, कहता है कि हमें खुशी सिखाओ हर एक क्षण में, हर एक पल में, हर एक काम में, ठीक है, छोटी सी चीज में भी हम बहुत आनंद से करें, खुश होके करें, ठीक है, एंड mirth दैट हैज नो बिटर स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स वैसे होते हैं छोटे 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 वाटरफॉल्स की तरह से जो झरने छोटे छोटे निकलते हैं, ठीक है, उनको स्प्रिंग्स कहा जाता है, बट यहाँ पे वो कवि का भाव ये है, पोएट का मतलब है कि mirth मतलब कि ऐसी खुशी जिसमें किसी के लिए कोई बुराई ना छुपी हो, यानी कि किसी के दुख को देखकर हंसे ना, या किसी पर किसी की हंसी ना उड़ाए, ओके, सो खुश रहना सीखे बट किसी की हंसी ना उड़ाएं, किसी पर हंसे ना, किसी का मजाक ना बनाएं. फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल डन, ठीक है, फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल डन, ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी माफ करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी ने अगर आपके साथ अच्छा किया है तो आप उसके लिए बहुत खुश हैं, पर किसी ने अगर बुरा कर दिया है तो आपके मन में उसके लिए जो है कुछ कड़वाहट है, कुछ बुराई है, फॉरगिवनेस भरा मन हो आपका, मतलब कि आप माफ कर सकें. एंड लव टू ऑल मेन अंडरनीथ द सन, और जितने भी लोग, ठीक है, मेन का मतलब यहाँ पे डजंट रेफर टू मेल्स, यहाँ पोएट का मतलब है ह्यूमंस, ठीक है, सो जितने भी लोग इस सूरज के नीचे हैं यानी कि इस धरती पे रहते हैं, उन सभी को जो है प्रेम दे, उन सबसे अच्छे भाव से रहे, ठीक है, सो इस स्टैंजा का निचोड़ है दैट पोएट वांट्स टू बी हैप्पी and never make fun of anyone and forgive all those who hurt him or her. Okay, now the last one is extremely important, read it carefully. It says land of our birth, our faith, our pride, our को बार बार रिपीट किया है पोएट ने, for whose dear sake our fathers died, O motherland we pledge to thee, head, heart and hand through the years to be. क्या तो कह रहा है कि लैंड ऑफ आर बर्थ, आर फेथ, आर प्राइड, यानी कि वो धरती जिसपे हमने जन्म लिया है, ठीक है, जिसकी पालना हम करते हैं, जिसपे विश्वास हम करते हैं, और प्राइड जिसपे हमें बहुत जो है मान है, ठीक है, अहंकार नहीं है, मान है कि हमें खुशी है कि हम इस देश में जो है, इस देश के सिटीजन हैं, इस देश में पैदा हुए, जिस तरह का कल्चर हमें मिला, ठीक है, आप अपने नेशन को देखो कितना डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है, सारे सीजन्स हैं यहाँ पे, ठीक है,
हर तरह से जो है हमारा कंट्री अच्छा है। सो कहता है कि हमारे ऐसे देश को, फॉर हुज डियर सेक आर फादर्स डाइड, जिस सेक मतलब लिए, जिसके वास्ते, ठीक है। सो जिसके लिए हमारे फादर्स, फादर्स यहाँ पे वो रेफर कर रहा है पूर्वजों को, ठीक है। फादर्स हियर मीन्स फोर फादर्स और एंसेस्टर्स, पूर्वज, ठीक है। जिसके लिए हमारे जो पूर्वज हैं, जो कि जिनकी डेथ हुई है, O motherland, we pledge to thee, head, heart and hand through the years to be. कहता है कि ओ मदरलैंड, हम ये प्लेज लेते हैं, ठीक है, हम ये प्रण लेते हैं आपके लिए कि हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है। हेड मतलब दिमाग से, हार्ट मतलब दिल से, एंड हैंड मतलब कर्म से, ठीक है, काम से, थ्रू द ईयर्स टू बी, ठीक है। अब वो अपनी धरती माता की सौगंध लेके कहता है कि हम ये सौगंध लेते हैं कि हम तन मन और धन से इस देश की सेवा करेंगे, ठीक है। सो इन द होल पोएम द पोएट सिंपली वांट्स द चिल्ड्रन टू हैव गुड फीलिंग्स फॉर देयर नेशन एंड सर्व देयर नेशन without any personal motive, and they should have high end values and ethics for their nation. कोई चीटिंग नहीं, कोई करप्शन नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से सभी लोग फॉलो करेंगे, द कंट्री विल बिकम रियली वाइजर। ओके, so that's the explanation of the whole poem, and next time we are going to do the figures of speech related to this poem, because this one has a lot of figures of speech, बहुत सारी अलग अलग figures of speech हैं इसमें, जो कि सभी important हैं। so हम वो discuss करेंगे next time। okay, so this is the whole explanation of the poem as of now।